वनस्पति न सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा है। वातावरण को शुद्ध करने से लेकर दवा, फल फूल, लकड़ी और न जाने कितनी तरह से ये हमारी जिंदगी में शामिल है। हमारे देश में मिलने वाली जलवायविक और मृदा संबंधी विभिन्नताओं ने वनस्पति को भी पर्याप्त रूप में प्रभावित किया है। ऐसे में वनस्पतियों के विकास और उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने अद्वितीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। वर्तमान समय में संस्थान के पास लगभग 63 एकड़ भूमि पर वनस्पति उद्यान है, जिसमें संस्थान की प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इसके अलावा बंथरा में लगभग 260 एकड़ भूमि अनुसंधान के लिए उपलब्ध है, जहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं। आज संस्थान की छवि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में है, जहां हर साल नए उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। काफ़ी पुरानी संस्थान है ये, 1789 एडी से, बट आज का जो आधुनिक अनुसंधान संस्थान का हिसाब से एनवीआरए को लोग जानते हैं, वो 1953 जो कि सीएसआर ने उसको टेक ओवर किया था, और आज एक पूरा विश्व में खास करके किसानों भाइयों के लिए काफ़ी काम करता है। सो इसका मैंने जो एक्टिविटीज़ को मैंने आप लोगों के लिए 3 हेड में डिवाइड करूँगा। पहला बात यह है कि एक फ्लोरिकल्चर, जो कि किसानों भाइयों का इनकम को 5 गुना एटलीस्ट बढ़ा सकता है। सो वो जो फ्लोरिकल्चर है, मतलब जो हमारा फूल का खेती करना और उसका वैल्यू एडिशन करना। किसानों भाइयों का मतलब नहीं कि खाली खेती करना, उसके साथ भी आप लोग जोड़ के साथ में मिल के फार्मर्स ग्रुप बना के उसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा फायदा आपको हो। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पास ग्लैडियोलस का बहुत सारी वैरायटीज़ है, क्राइसेंथेमम वैरायटीज हर साल निकलता है। इसी तरह हमारा पास बोगनविलिया है, इसी तरह हमारा पास ट्यूब रोज है, रोज हैं। ये सब आप लोग लीजिए ये वैरायटीज़ को। इसमें बहुत सारी अनोखा वैरायटीज़ है जो कि मार्केट में काफ़ी डिमांड है, और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है जिसका कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बाहर को हम लोग निर्यात कर सकते हैं, जैसे कि इनकम आपका काफ़ी बढ़ सकता है। फ्लोरिकल्चर का अंदर में भी हमारा एक काम है कि आप जानते हैं कि बहुत सारी फूल है जो कि बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, खुशबूदार है, लेकिन अभी भी वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, हमारा नेशनल फ्लावर जो लोटस है, कितना लोग लोटस खेती करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बाहर में इसका बहुत डिमांड है और इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका राइजोम जो होता है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उससे हम लोग न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल बनाते हैं। इसीलिए बाहर का कंट्री में खास करके यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी डिमांड है इसका, हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह हम लोग सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है। ये तो गया फूल का खेती के बारे में। सो उसका मेथड्स हम लोग का पास है, आप लोग लीजिए, उसको करिए। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, एनवीआरआई जाना जाता है कि बहुत सारी हर्बल फार्मूलेशन डेवलप करने के लिए, डायबिटीज़ हो या किडनी स्टोन हो या दांत का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हो, या इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स हो, इसी तरह बहुत सारी बीमारियों का मेडिसिन एनवीआरआई डेवलप किया है। उसका जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, और रॉ मटेरियल्स आप लोग अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी और भी मेडिसिनल औषधीय पौधा है जिसको कि आप खेती कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग रेडी है उसको खरीदने के लिए, और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। सो इसी फील्ड में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे किसान भाइयों को, कि ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे राइस हो, गेहूं हो, उसका जगह में इस तरह जो ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट देगा, इनकम देगा, इस तरह क्रॉप को अपनाएं। सो एक तो मैंने बताया कि फर्स्ट है फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स, दूसरा हुआ ये औषधीय पौधा जो है। अभी तीसरा बात जो मैं आपको कहने वाला हूँ ये है कि जो खेती करेंगे उसके साथ आप लोग उसका जो प्रोडक्टिविटी, जो पैदावार बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करिए, और वो बायो फर्टिलाइजर्स एनवीआरआई बहुत सारे डेवलप किए हैं।
फास्फोरस कमी को पूरा करने के लिए हो, या नाइट्रोजन कमी को पूरा करने हो, या ऐसे भी जनरल ग्रोथ स्टिमुलेंट है इसको बढ़ाने के लिए, इस तरह बहुत सारे हमारा पास बायो फर्टिलाइजर्स है, उसको आप लोग लीजिए और इवन आप लोगों का अंदर में जिसका कैपेसिटी है उसको प्रोडक्शन करिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकता है और आप लोग उसको यूज़ करिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान को विभिन्न प्रजातियों का संकलन, स्थापना और उनके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पादप संग्रहालय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रजातियों को संग्रहित कर स्थानीय जलवायु में उनको बढ़ावा देना और सजावटी जंगली पौधों की प्रजातियों की पहचान और उनका संवर्धन करना था। हमारे संस्थान का वनस्पति उद्यान और पुष्प कृषि अनुभाग किसानों के लिए समुचित तकनीकी का विकास करने में लगा हुआ है। यहाँ पर वनस्पति उद्यान में जहाँ लगभग 6000 विभिन्न प्रजातियों का संग्रह और संरक्षण किया जा रहा है, वहीं पुष्प कृषि अनुभाग द्वारा फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। फूलों की खेती में ग्लैडुलस जो बहुत ही लोकप्रिय फसल है, उसको पहाड़ों से लाकर देश के मैदानी भागों में पॉपुलर बनाने में, लोकप्रिय बनाने में, उसकी अच्छी उन्नत किस्मों का विकास करके उसकी तकनीकी विकसित करके किसानों तक पहुंचाने का काम हमारे संस्थान ने किया है। इसके अलावा जो फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्य किए गए हैं, उसमें से प्रमुख रहा है जरबेरा का, जो एक संरक्षित खेती की जाती है, पॉली हाउस के अंदर इसको उगाया जाता है। हमारे संस्थान ने सबसे पहले एक मॉडल पॉली हाउस जरबेरा का बनाया लगभग 10 साल पहले, और उस लोकप्रिय मॉडल की अवधारणा पर पूरे प्रदेश में अनेक जरबेरा के पॉली हाउस बन चुके हैं। इसी तरह से गेंदा, रजनीगंधा, बोगनवेलिया, गुलदाउदी, इन फसलों को लोकप्रिय बनाने का काम हमारे संस्थान ने किया है। जो मुख्यतः किसानों के लिए लोकप्रिय हैं, उनमें ग्लैडुलस सबसे मुख्य फसल है। इसी प्रकार से संस्थान का एक दूसरा विभाग है जिसको हम लोग बंथरा अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऊसर जमीन को सुधार करके उसको उपयोगी बनाने के अनेक प्रयोग किए गए हैं। अभी हाल के वर्षों में हल्दी की एक उन्नत किस्म केसरी का विकास किया गया। इस उन्नत किस्म को बागों में सह फसल के रूप में लोकप्रिय किया जा रहा है। इसकी पत्तियों से तेल निकाल करके किसानों की उपज बढ़ाने का काम किया जा रहा है और पूरे देश भर में अनेक राज्यों में किसानों तक ये वैरायटी हमारी पहुंचाई गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है किसानों की आय दुगना करने के संदर्भ में। इसी प्रकार से बंथरा में जो खास तौर से सागौन और पॉपुलर आधारित ये वृक्ष हैं, सागौन और पॉपुलर, इनके साथ कौन सी फसलों की खेती किस तरह से की जा सकती है, ये काम हम लोग करते हैं। संस्थान हमारे देश के राष्ट्रीय फूल कमल के संरक्षण के लिए भी काम कर रहा है। इसकी वजह ये है कि ये पौधा बहुत ही संकटग्रस्त है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। संस्थान ने सबसे पहले एक मॉडल पॉली हाउस जरबेरा का बनाया लगभग 10 साल पहले, और उस लोकप्रिय मॉडल की अवधारणा पर प्रदेश में अनेक पॉली हाउस बन चुके हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की प्रमुख संरक्षण शालाओं में वनस्पतिक विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। इस संरक्षण शाला का क्षेत्रफल 1370 वर्ग मीटर है, जिसमें विशेषकर उष्ण और उपोष्ण जलवायु की लगभग 500 पौध प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। संस्थान के पादपालय में दुनिया भर के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से लाए गए हजारों पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया है, जिन पर शोध कार्य जारी है। हमारे एनबीआरए हर्बेरियम में मुख्य रूप से जो प्लांट्स कलेक्ट किया गया है वह हिंदुस्तान के सभी भागों से है।
और यह कलेक्शंस अभी तक जितने किए गए हैं उनकी संख्या अबाउट 3 लाख से ज़्यादा होगी। इन स्पेसिमेंट्स को इस स्टडी करके हम यह भी पता करते हैं कि किस प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह होगा, किस प्लांट्स को हमको प्रायोरिटी के आधार पर कंजर्वेशंस करने के लिए ज़्यादा महत्व देना है, और कितने हमारे पास इंडेमिक प्लांट्स हैं। इंडेमिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, जिसका रख रखाव और महत्व बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से जो विश्व स्तर पर डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप को सिलेक्ट करके किस प्लांट कैटेगरी में किस पौधे को संरक्षण ज़्यादा दिया जाए उसका भी असेसमेंट करते हैं। सो यह हर्बेरिया पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी जब हिस्ट्री हम देखें तो यह 400 सालों से भी पुराना यह पद्धति आ रहा है, जिसमें हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद एक लंबा प्रोसेस है, उससे उसको हम हर्बेरियम बनाते हैं। और यह हर्बेरियम बनाना नॉट ओनली प्रेजेंट के लिए है, इसका हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जितने जनरेशन्स तक टिका रहे, क्योंकि यह एक लंबी इवोल्यूशन जो प्रदान करेगा प्लांट्स में, उसका स्टडी किया जा सकता है। संस्थान के वैज्ञानिक विलुप्त होती जा रही फसलों को फिर से चलन में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए 60 के दशक में जब हरित क्रांति हुआ, उसमें साधारणतः 2-3 जो है पौधों के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहा, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, और लोग इसी को एक्सेप्ट कर लिए और उसको लेकर के खेती आगे बढ़ा लिए। साधारणतः अगर देखा जाए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि कुछ जैव विवर्धन और उसको जो आगे बढ़ने के खेती में शामिल होने तक वो वंचित रह गए। जैसे कि बहुत सारा ऐसे वाइल्ड, जिसे हम कहते हैं जंगली पौधे हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा क्षमता है, जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिल सकता है और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह तरह की जो न्यूट्रिएंट है हमको शरीर को मिल सकता है, मगर वो वंचित रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोगों तक पहुंचाए और उसको खेती की और आगे बढ़ा करके इसको मार्केट यानी कि बाजार के साथ लिंक करे और इसको लेकर के अच्छा प्रोडक्ट बना करके लोगों तक पहुंचाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक उपार्जन का क्षमता बन सकता है। जैसे कि आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। आज से बहुत पहले आप लोग, जैसे कि हम बचपन में बहुत सारा ऐसे प्रचलित में आने वाले पौधे, जैसे आप सोच लीजिए, जैसे चुलाई हो गया और काकुन और मड़ुआ, इस तरह की बहुत सारे पौधे जो कि पहले प्रचलन में था, आज के तारीख में ये ख़त्म हो रहा है। लोगों में आज के पीढ़ी के जो युवा पीढ़ी है, उनको अगर पूछा जाए तो शायद ही कोई बता पाएगा। हमने एक पौधे जैसे कि चौकोर सेम है, हमने उसमें कुछ ऐसा हमको वैरायटी मिला जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि उत्तर भारत में, इस एरिया में बहुत अच्छी तरह से अच्छा ग्रो भी करता है और इसका पैदावार भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो प्रोटीन इसका है, ये हाईएस्ट प्रोटीन है, और इसके अलावा ऑयल भी, जो तेल हमने निकाले, इसका तेल भी काफ़ी अच्छा खाने में, जैसे कि हम अपने सब्जी में और इसमें जैसे कि इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वैल्यू देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे कि ट्री बीन है, जिसे पार्किया भी लोग कहते हैं, वो भी इतना जो मॉलिक्यूल्स रहता है, हमने जब एनालिसिस करके उसमें देखे तो उसमें बहुत सारा ऐसे, जैसे डायबिटिक हो गया और हाइपरटेंशन जैसे बहुत सारा बीमारी को वो अच्छा सही करने के लिए इसका क्षमता भी रहता है। रागी धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, मगर आप देखिए जो से बड़े बड़े मार्केट में, जैसे कि शहर में जो सुपर मार्केट्स है, उसमें मल्टीग्रेन्स में जो बनने वाले रागी बिस्किट्स है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो पैसा है, वो कई गुना, 100 गुना, 50 गुना ज़्यादा है रागी जो आप लोग जो खेती से आता है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो मेरा ये है कि सजेशन है कि अगर हम जो विलुप्त प्राय अब जो भूल जा रहे हैं जिस पौधे को, अगर खेती में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमको अच्छा एक उपार्जन के साथ, और हमारे जो लोग हैं, हमारा देशवासी हैं, उन लोगों को भी एक अच्छा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा। संस्थान में उष्ण और उपोष्ण जलवायु के लिए
उपयोगी प्रजातियों के चयन के अलावा नई प्रजातियों का विकास भी किया जा रहा है। संस्थान हमारे देश के राष्ट्रीय फूल कमल के संरक्षण के लिए भी काम कर रहा है। इसकी वजह ये है कि ये पौधा बहुत ही संकटग्रस्त है। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण की वजह से जलाशय लगातार कम हो रहे हैं। साथ ही लोग इसके प्रकंदों को सब्जी के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। संस्थान की संरक्षणशालाओं में दुनिया भर की बहुत सी वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। कैक्टाई और सकुलेंट्स गृह संस्थान की सबसे पुरानी संरक्षणशालाओं में से एक है। जापान में निर्मित कैक्टस गृह के वास्तुशिल्प पर पैगोडा रूपी कैक्टस गृह का निर्माण संस्थान में किया गया है। इसका क्षेत्रफल 284 वर्ग मीटर है, जिसमें देश के और विदेशों के कैक्टस की लगभग 350 जातियां और प्रजातियां संरक्षित हैं। हमारे यहाँ कपास की एक ऐसी वैरायटी विकसित की गई है जो कि व्हाइट फ्लाई को अपनी ओर खींचती है और फिर जब व्हाइट फ्लाई उस कपास पे खाने लगता है तो मर जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संस्थान के पादपालय में दुनिया भर के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से लाए गए हजारों पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया है, जिन पर शोध कार्य जारी है। संस्थान बदलते हुए वातावरणीय परिवेश में फसलों का उत्पादन कैसे किया जाए, इस पर भी शोध कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में धूप यानी रोशनी अधिक होगी और तापमान बढ़ेगा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाना एक चुनौती है, जिसे संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है और शोध कार्य शुरू कर दिया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस बदलते हुए पर्यावरण को देखते हुए हमारा विभाग जो है इस पे कुछ शोध कार्य कर रहा है। जो आपका मानसून है उसमें एक बदलाव देखा गया है। कई बार जो है मानसून जो है बहुत लंबे समय के लिए होता है या बारिश में सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है और एक अधिक समय के लिए जो है सूखे का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। आने वाले दिनों में जो पर्यावरण में जो बदल आ रहा है, इससे यही वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि हम लोग का जो सूखे वाला समय है ये बढ़ता रहेगा, पानी की समस्याएं बढ़ेगी खेती के लिए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पे कुछ शोध कार्य ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो कृषि के जो फसलें हैं वो किस तरह से अपने आप को इस बदलाव वाले परिस्थिति में अपने आप को ढालेंगे। इसकी हम जो है लेबोरेटरी में और फील्ड दोनों जगह में इसका अध्ययन करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में हम देखते हैं कि उनको जो है ग्रो चैम्बर्स में हम पौधे लगाते हैं और उसको जैसे अधिक तापमान देके अधिक या प्रकाश का जो उसका समय है इसमें बदलाव करके प्रोग्राम करते हैं और पौधों को उसी तरह से हम ग्रो चैम्बर्स में उगाते हैं और अध्ययन करते हैं कि इस बदलाव वाले परिस्थिति में ये पौधे कैसे चलेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन जो है अपने स्टोमेटा जिसको कहते हैं, सूक्ष्म जो सतह पर होती है पत्तियों के, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसका अध्ययन भी हम लोग करते हैं कि ये बदलने वाली परिस्थिति में इनका फोटोसिंथेसिस किस तरह से कम या ज़्यादा होगा। जैसे प्रदूषण की वजह से CO2 की मात्रा भी वायु में बढ़ रही है। इस समय 400 ppm जिसे हम कहते हैं, इतनी CO2 की मात्रा है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 450 ppm तक हो जाएगी अगले 30 साल में।
तो इन सब परिस्थितियों में ये पौधे कैसे अपने आप को ढालेंगे, और उद्देश्य यही है कि आने वाले परिस्थितियों में ये कौन सी किस्में हम किसान भाइयों को दे सकते हैं जो बेहतर इन सब बदलते हुए परिस्थितियों में काम अधिक से अधिक उत्पादन देंगे। जैसे गेहूं की है, चावल की है, कपास की है, ग्वार है, इन सब पौधों पे हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं कि आने वाले समय में जब तापमान बढ़ा हुआ होगा, प्रकाश ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, इन सब परिस्थितियों में ये पौधे कौन से हैं, उसकी कौन सी प्रजातियाँ हैं जो इस बदलते वाले समय में अच्छा उत्पादन देगी। कोशिश करते हैं कि ये नए वैरायटीज़ किसान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। संस्थान में वायरस जनित रोगों से कपास, टमाटर और पपीते जैसी फसलों को बचाने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक में व्हाइट फ्लाई को कपास की एक विशेष प्रजाति से नियंत्रित किया जा सकता है। एक बीमारी है वायरस की, जो कि एक कीड़ा होता है जिसे व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। यह कीड़ा उसी तरह का होता है जैसे कि मनुष्यों के लिए मच्छर होता है। मच्छर बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। इसी तरह से पौधों में व्हाइट फ्लाई नाम का कीड़ा वायरस की बीमारी को फैलाता है। हमारे यहाँ इस कपास की एक ऐसी वैरायटी विकसित की गई है जो कि व्हाइट फ्लाई को अपनी ओर खींचती है, और फिर जब व्हाइट फ्लाई उस कपास पे खाने लगता है तो मर जाता है। इस प्रक्रिया में जो वायरस की बीमारी है वो भी उसी प्लांट पर रह जाती है और ख़त्म हो जाती है। जब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे टमाटर, पपीता, इनमें विषाणुओं की बीमारी, वायरस की बीमारी बहुत बड़े स्केल पर होती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। हमने अपने प्रयोग में ये दिखाया है कि अगर हम कपास के पौधे शुरू में लगा दें और उसके बीच में टमाटर का पौधा लगाएं तो बगैर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा टमाटर का प्रोडक्शन होता है। एक पौधे पर कम से कम 16 से 20 किलोग्राम टमाटर हम पैदा कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अंतराल तक टमाटर को पैदा कर सकते हैं। करीब करीब दिसंबर के अंत से लेकर के और मई तक टमाटर का उत्पादन होता रहेगा और किसान उसको अच्छे प्राइस पर बेच सकेंगे। इसमें चूँकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा तो यह जो है एक तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और उपभोक्ताओं को ये काफ़ी लुभाएगी। इसी टेक्नोलॉजी से हमने ये दिखाया है, शो किया है कि अगर कॉटन को लगा दिया जाए और फिर पपीता लगा दिया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से पपीता जो है विकास होता है, उसका पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और उसमें वायरस की बीमारी नहीं आती है और खूब सारा प्रोडक्शन होता है। संस्थान कृषि फसलों में लगने वाले रोगों से फसलों को बचाने के लिए नए शोध और प्रयोग कर रहा है जिससे फसलों को बचाया जा सके। इसके साथ ही संस्थान बायोखाद और कीटनाशकों का निर्माण कर उन्हें किसानों तक पहुंचा रहा है। एनबीआरआई का उपलब्धियों में सबसे एक बड़ा उपलब्धि जो होता है, हम लोग जो क्रॉप का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, जो क्रॉप का प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि कॉटन क्रॉप है, जो कपास का जो है, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका कीड़ा खाना। 5 कीड़ा है उसका। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि उसको जो ऐसे वैरायटी डेवलप कर रहे हैं ट्रांसजेनिक मेथड से, मोलिकुलर ब्रीडिंग मेथड से, जो कि कीड़ा से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग के पास कुछ ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्प्रे करने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, जो कि 10 से 20% कॉटन का यील्ड बढ़ सकता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की ये सभी संरक्षणशालाएं, प्रयोगशालाएं छात्रों, अध्यापकों, शोधार्थियों और आम जनता के लिए इस वनस्पति उद्यान में आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें संरक्षित पौधों की यादें इनके मानस पटल पर एक लंबे समय तक बनी रहती हैं। साथ ही वनस्पति विज्ञान में शिक्षण और शोध कार्यों की जिज्ञासा बनाए रखती हैं। संस्थान वनस्पतियों के संरक्षण, विकास, कृषि उपयोगी नवीन उत्पाद और प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।